है कि दीवार पर टंगी तस्वीर में रमन के साथ वही नौकरानी दुल्हन बने खड़ी है। ये तुम रमन के साथ? खुद को संभालो आयुषी, बैठो यहाँ। देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? ऐसे कैसे कुछ भी नहीं है? इन लोगों को इस बात का जवाब देना ही होगा। रमन, माँ जी, रमन! और तब तक ये लोग भी घर पर आ गए थे। नीलिमा अपनी बहू को ऐसे चीखते चिल्लाता सुन गुस्से से भर जाती है। ए लड़की, ऐसी क्या आफत है जो तूने मोहल्ले को सर चढ़ा रखा है? नीलिमा देखती है कि आयुषी तो भावना के कमरे में खड़ी है। ये देखकर रमन और नीलिमा सकपकाते हुए बस एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। हाँ, चिल्लाओ ना, आप सब मुझ पर ही चिल्लाओ ना। आपकी झूठी शान का सच जो मेरे सामने आ गया है, इसीलिए मेरी बोलती बंद करोगे, है ना? और रमन, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई? एक सेकंड आयुषी, मैं तुम्हें सब समझा सकता हूँ। क्या समझ सकते हो रमन? यही कि पहले तुमने इस औरत से शादी करी और उसके बाद तुमने मुझसे शादी की। कुल मिलाकर के मुझे एक सेकंड हैंड पति मिला है। इस बात को तुम मुझे समझा सकते हो कि क्यों दिया तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा, और कैसे बचाऊं मैं इतना बड़ा धोखा? हाँ, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई रे। हाय रे। अबे चुप। हाय रे कर रही है। जब मेरा बेटा कुछ बोल रहा है तो सुन नहीं सकती क्या? अपना ही टेप रिकॉर्डर चालू करके रखी है। अब ज्यादा चू चपट करी तो सफाई मिलेगी बाद में। उससे पहले ही तुझे लात मारकर घर से निकालूंगी, समझी? और आयुषी तो डर के मारे सुबकियां तक दबा लेती है। रमन आयुषी के करीब आता है। आयुषी, हाँ, ये बात सच जरूर है कि मेरी शादी भावना से हुई है। हाँ, वो मेरी पत्नी थी, मगर तुम याद रखना, बस थी। पर अब मेरी पत्नी सिर्फ तुम हो। अरे ये बांझ तो मुझे औलाद भी नहीं दे सकी। औलाद तो दूर, ये मुझे किसी तरीके का सुख नहीं दे सकी। ऐसी बीवी के साथ तो मेरी जिंदगी नरक हो जाती। इसलिए समय रहते माँ ने तुमसे मेरी शादी करा दी। और इसका क्या है? घर में एक नौकरानी की जरूरत तो है ही। तुम भी इसे अपनी नौकरानी ही समझो। मेरी पत्नी सिर्फ तुम ही हो। रमन की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर अब आयुषी ने लगी और वो रमन की बातों में आ गई। रमन उसे बहलाकर अपने कमरे में ले जा रहा था कि तभी वो पलटकर भावना की ओर देखती है और भावना उसकी ओर मुस्कुरा देती है। तभी अगले पल वो देखती है कि नीलिमा ने भावना का हाथ कस के थामा और वो उसे उसके कमरे में ले जाने लगी। भावना दरवाजा बंद करते हुए नम आंखों से एक बार फिर से आयुषी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बाय कहती है कि तभी नीलिमा भावना के बाल पकड़कर अंदर खींच लेती है। दरवाजा बंद हो जाता है। धम। अरे वो तो ऐसे ही फालतू है, तुम अभी मुझ पर ध्यान दो ना जाना। क्यों रे उल्टा, तुझे मना किया था ना इस कमरे से निकलने के लिए। हमेशा दरवाजा बंद करने के लिए कहा था ना। तो फिर कैसे ये लड़की तेरे कमरे के अंदर आ गई? बोल, कैसे? माफ करना माँ जी, मैं खुद नहीं जानती नई बहू कैसे इस कमरे में घुस गई। आज शायद किसी ने बाहर से मेरा कमरा बंद नहीं किया था। इसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे मत मारो माँ जी, मत मारो। मगर नीलिमा उसे मारे चले जा रही थी। भावना के चेहरे पर, हाथ मुंह पर सब जगह सास के अत्याचार के ही निशान पड़े हुए थे और वो बस रोती जा रही थी। जिससे देखो बस मूड ही खराब करता रहता है। सुन मेरी बात भावना, और कान खोलकर सुन ले। तुझे इस घर में बस एक वजह से रखा है कि कभी मेरे बेटे का मन बहलाने का मन हो तो तेरे पास आ जाए। इसलिए नहीं कि तू उसकी नई शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर दे। तो अपनी औकात मत भूल, समझी? नीलिमा वहां से चली जाती है और भावना बस रोती रहती है। आखिर क्यों हो रहा था भावना के साथ ऐसा? क्या बस एक औलाद ना कर पाने की वजह से, या नीलिमा और रमन कुछ और भी चाहते थे? अगले दिन आयुषी कमरे से बाहर आती है तो उसे रसोई में घूंघट किए भावना नजर आती है, जो रोज की तरह आज भी काम ही कर रही थी। सुनो, तुम जो कोई भी हो, मगर मेरी सौतन बनकर तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें ऐसी जाने दूंगी। रमन बस मेरा है, आधा पौना नहीं, पूरा का पूरा मेरा। माँ जी ने एकदम सही किया, तुमको नौकरानी बनाकर रख दिया। वैसे भी तुम्हारी औकात कहाँ है मेरी बराबरी करने की, बहन जी कहीं की। हाँ, भावना अब भी आयुषी की बात सुनकर बस मुस्कुराते हुए अपना काम कर रही थी। ये देख करके आयुषी और ज्यादा चिढ़ गई थी। हद बेशरम, इतना इतना सुना दो पर तभी तुम्हारे कानों में जू तक नहीं रेंगती। जब देखो दांत चियारती रहती हो। नाश्ते में क्या खाना है आपको आयुषी? जो चाहिए वही बना दूंगी। अरे तू परे हट रे, कभी तो रसोई छोड़ दिया कर। तू क्या सोचती है, ऐसे बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर मेरे पति को खिला करके तू मेरी जगह ले लेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो निकल यहाँ से और जाकर झाड़ू पोछा कर। तुझे वही सूट करता है और आज से सुबह का नाश्ता मैं ही बनाया करूंगी। फिर देख मेरे हाथ का लजीज खाना खाकर मेरा पति कैसे मेरे पीछे पीछे फिरेगा। ये तेरी और पलट के देखेगा तक नहीं, समझी? सौतन कहीं की। हाँ, आयुषी क्रोध में भरकर भावना का हाथ कस के भींचती है और उसे धक्का देती है। भावना के हाथ में पहले से ही चोट लगी थी और वो दर्द से चीखती है।
आह माँ! भावना दर्द से सुबक रही थी। ये देखकर आयुषी रुक जाती है और देखती है कि भावना के हाथ में चोट लग रही है। तभी उसे उसका चेहरा भी और दिन से अजीब लगता है और वो भावना के पास जाते ही उसका घूंघट उठाते हुए देखती है कि भावना के चेहरे पर अनगिनत चोटें हैं। उसका सर फूटा हुआ है और वो दर्द से करहा रही है। आयुषी के पास जाते ही भावना डर के मारे और पीछे हट जाती है। यही देखकर आयुषी का मन थोड़ा सा पसीजता है। ये तुमको कैसे लगी? क्या हुआ? आयुषी, तू क्या कर रही है रसोई में? अगर तुझे घर का काम करने की इतनी आग लगी पड़ी है तो मैं भावना के घर से छुट्टी कर देती हूँ और तू यहाँ की नौकरानी बन जा। बोला ना, सुबह की सारी जिम्मेदारी भावना की है और तू यहाँ पर क्या चौधरी बन रही है? जा यहाँ से। आयुषी अपनी सास की आवाज सुनते ही डर के मारे वहां से चली जाती है और भावना उठ करके वापस से सर पर पल्लू करके रसोई में काम में लग जाती है। आयुषी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। मुझे रमन से इस बारे में बात करनी होगी। माना कि वो औरत मेरी सौतन है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि उसके साथ इस घर में कुछ भी गलत होता रहेगा और मैं कुछ भी नहीं करूंगी। नहीं नहीं। उस शाम को जब रमन आता है, आयुषी खिड़की पर खड़ी होकर रमन के आने का इंतजार कर ही रही थी कि तभी वो देखती है कि रमन ऑफिस से आते ही अपना बैग सोफे पर रखता है और तभी भावना के कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और रमन दबे पांव उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। भीतर से कुंडी कर लेता है। ये देखते ही आयुषी के तन बदन में आग लग जाती है। आखिर उसका पति उसके सौतन के कमरे में क्या करने गया है? वो चांडाल चुड़ैल मेरे पति पर डोरी डाले बिना रह नहीं सकती ना। उसकी तो मैं आज ही खबर लेती हूँ। आयुषी फटाफट चप्पल पहनकर कमरे से बाहर जाने ही लगती है कि तभी चौखट के ऊपर उसे नीलिमा खड़ी नजर आती है और अपनी सास को वो वहां खड़ा देखकर थोड़ा सिहर जाती है। हाँ तो अनारकली, किधर को चली? माँ जी वो रमन मेरी सौतन के कमरे में। तो कब तक उसे अपने पल्लू से बांधे रखेगी? हाँ, थोड़ा सा पल्लू ढीला कर दे बहू, वरना कहीं तेरा पति परमानेंटली तेरी सौतन के पास ही ना चला जाए। मर्द को ना रोज एक ही खाना नहीं पसंद, समझी? आयुषी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता कि एक औरत खुद ये बात कर रही है, वो भी उसकी अपनी सास। और नीलिमा आयुषी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में धकेल देती है और कमरे को बाहर से बंद कर देती है। अब आयुषी तड़पते हुए बस रोती रहती है और रोती रहती है। वो खिड़की से देख रही थी कि रमन कब कमरे से बाहर आएगा और फिर भावना के कमरे का दरवाजा खुलता है और वो वहां से अंगड़ाई तोड़ता हुआ बाहर आता है। तभी आयुषी की नजर पीछे खड़ी भावना पर पड़ती है। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो फिर से आयुषी की तरफ देख करके बस मुस्कुरा रही थी। मैं जानती हूँ ये सब तू जानबूझकर कर रही है ना भावना, ताकि मुझसे बदला ले सके, मेरे पति को अपना बना सके। मगर मैं एक सौत को कभी भी पूरी तरह पत्नी नहीं बनने दूंगी। मैं तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगी। और रमन अब आयुषी के कमरे में वापस आता है। आयुषी नाराज होकर मुंह फेर कर सो जाती है। एक बार इस सौतन से निपट लूं, फिर मैं तुमसे बात करूंगी। रमन, तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है, बहुत बहुत। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकूंगी। अगले दिन आयुषी कमरे से बाहर आती है तो रसोई में भावना को खड़ा देखती है। भावना आज बार बार अंगड़ाइयां ले रही थी। ये देखकर आयुषी भड़क जाती है। रोज तो तुम अंगड़ाइयां नहीं लेती हो ऐसे, और आज मुझे देख करके तुम अंगड़ाइयां लेकर मुझे चिढ़ाना चाहती हो ना। मैं सब समझ रही हूँ भावना, तुम क्या करना चाहती हो। तुम मुझे इतना गलत क्यों सोचती हो आयुषी? कल रात ठीक से सो नहीं पाई थी, जिसकी वजह से थकान सी लग रही है। सो नहीं पाई? क्यों? ऐसा क्या किया था? मेरे पति के साथ सोकर भी मन नहीं भरा जो अब भी सोना चाहती हो? आयुषी, नीलिमा सोफे पर बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए दोनों को आपस में लड़ता देख मुस्कुरा रही थी। देखिए, इस दो सौतन की लड़ाई में क्या मार जाएगी सासबाजी, जानने के लिए देखते रहिए।